देखिए, दांतों की समस्या आजकल बड़ी समस्या बन गई है। आपके दांत घिसना चालू हो जाए, अच्छे अच्छे पहलवान को भी रुला देता है। स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, पान बीड़ी तंबाकू स्टेनिंग प्रोड्यूस करता है। ब्रश करना नहीं सिखाया जाता। अगर किसी को डकारें आ रही हैं, डाइजेशन इम्प्रॉपर है, कब से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए? अगर आपके मसूड़े फूले हैं, दांत ज़्यादा खराब होते हैं इससे जो भी खाने के दांतों के बीच दरारें जो हुए हैं, तो एसिडिटी भी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता श्रीवास्तव, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में हम ख़ास ये लेकर आए हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि हंसने मुस्कराने की कला ईश्वर ने सिर्फ इंसानों को बख्शी है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन कभी कभी मुस्कान ऐसी होती है कि हमें अपने दांत छुपाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे दांतों की बनावट या दांतों में कुछ ना कुछ नुकसान होता है, जिसकी वजह से हम खिलखिला कर हंस नहीं पाते, मुस्करा नहीं पाते। तो ऐसी मुस्कान, ऐसी खिलखिलाहट हमें हमेशा मिलती रहे, हमारे अपने परिचितों को सबको मिलती रहे, इस वजह से मैंने आज एक ख़ास शख्सियत को अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है, उनको बुलाया है। उनका मैं परिचय आपसे करा देती हूँ। ये हैं प्रदेश सह संयोजक, भोपाल संभाग प्रभारी, भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के और अध्यक्ष IDA और आरोग्य भारती के कोषाध्यक्ष, ICRTC के कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। देखिए, इतना लंबा परिचय है इनका। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हम लोग बात करते हैं आपस में, जैसे मैं एक शुरू से न्यूज़ प्रेजेंटर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ जबकि हाँ, इसकी वॉइस अच्छी है, शी इज़ गुड लुकिंग, तरह तरह की है। जब आप देखते हैं किसी को तो आप दांत देखते हैं सबके। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। जब हम लोग डेंटल सर्जन जब भी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर आगे चल के फोकस पूरा हम लोग का केंद्रित एक फेस पे जाने से पहले सबसे पहले हमारा दांतों पे ही जाता है। और अगर हम किसी की पिक्चर को देखें या किसी की फ़ोटो आप लेंगे तो अगर वो मुस्कुरा रहा है तो आपका भी ध्यान आम तौर पे दांतों पे ही जाएगा, आँखों में बाद में जाता है। इस पे एक बहुत अच्छा मीम्स भी है जो आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह पे, जो आजकल ट्रेंड चलता है कि एक युवा है, उसकी एक आईब्रो मिसिंग है, बट उसका एक सेंट्रल टीथ भी मिसिंग है, सेंट्रल इंसाइजर। लेकिन पर्सन जो भी देखता है उसको टीथ नोटिस करता है पहले, दांत का मिसिंगपन जो है, लेकिन आईब्रो पे ध्यान नहीं जाता। तो ये सबसे बड़ा लॉजिक है कि फेस में जो सुंदरता है आपकी वो सिर्फ दांतों से ही की वजह से। जब भी आप मुस्कुराएंगे चाहे आपका, और फेस से ही आपकी जुड़ी हुई उम्र भी दर्शाती है। अगर आपके दांत नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो जो लिप प्रोफाइल है, ड्रूपिंग है, वो हो जाती है और उससे आपकी एज जो है वो बड़ी दिखती है। अच्छी स्माइल ना होना, या जैसे आप आमतौर पर महिलाओं की बात करें, हाँ। जैसे ये प्रोग्राम अपना पॉडकास्ट है, आप सब प्रिपरेशन रहती है, आदमी मेकअप भी करता है, सारी चीज़ अपन कैमरे के हिसाब से सेटल करते हैं कि क्या बैकग्राउंड आ रहा है, क्या लाइट फोकस हो रही है, कहीं ज़्यादा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब अपन स्माइल करते हैं या बात करते हैं तो हमारे दांत भी प्रदर्शित सामने दिखते हैं। तो इसलिए दांतों का खूबसूरत होना बहुत अति आवश्यक है। जैसे हम अपने अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे बालों को अच्छा रखते हैं, मुस्कुराते हैं, उसमें दांतों का महत्व बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। देखिए, दांतों की समस्या आजकल बड़ी समस्या बन गई है और उस पर ध्यान नहीं देते। हम लोगों को कोई बीमारी होती है तो हम हर चीज़, हर अंग की बीमारी पे ध्यान देते हैं, लेकिन ओरल हेल्थ को लेकर के हम लोग इतने कॉन्शियस नहीं हैं। कॉन्शियस तब होते हैं जब हमारे दांत में दर्द शुरू हो जाता है, और आप यकीन मानिए कि दांतों का दर्द अच्छे अच्छे पहलवान को भी रुला देता है, इतना तकलीफ़ देता है ये दर्द। तो ये तकलीफ़ ना हो, ये समस्या हो ही ना, इसके लिए हमें अपनी ओरल हेल्थ पर बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा और इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम डॉक्टर रोहित से यही सवाल करेंगे, यही सब जानेंगे कि अपने दांतों को हम किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो ब्रश करते हैं, शुरुआत वहीं से होती है। ब्रश करने का जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय जो परंपरा है, क्या वो सही है? कैसे होना चाहिए? देखिए, आम तौर पे अगर बात करें तो जनरली जो भी ब्रश सुबह उठ के करता है, चाहे व्यवस्था के हिसाब से हो या उतना फोकस नहीं दे पाते हैं, जनरली हम लोग वर्टिकल स्ट्रोक लगाते हैं, मतलब आड़ा घिसना जिसको बोलते हैं, उस तरीके से। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि कुछ समय के बाद में आपके दांत घिसना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण सेंसेशन और सेंसिटिविटी की समस्या पैदा होती हैं, और प्रॉपर क्लीनिंग भी नहीं होती, जिसके कारण प्लाक और प्लाक से कैलकुलस फॉर्म होता है।
लेकिन उसका सही तरीका ये है कि दांतों को मसूड़े के एंगल पर 45 डिग्री पे रखा जाता है टेक्निकली, और सर्कुलर मोशन में और आउटवर्ड स्ट्रोक्स के थ्रू किया जाता है, जिससे जो भी खाने के दांतों के बीच दरारें जो हुए हैं या मसूड़े हैं, उससे वो जो गंदगी या खाना जो हमारा है वो बाहर निकले और साफ हो, और गम्स और दांतों की मसाज हो सर्कुलर मोशन से। लेकिन जनरली सर्कुलर स्टार्ट करते करते सिखाने के बाद भी हम लोग भी कई बार प्रैक्टिस जल्दबाजी में, ये आप देखेंगे कि वो सर्कुलर कब वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं लगता है, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं शुरुआत होती है। तो एक बैड प्रैक्टिस के कारण अननोइंगली जो होती है वो फर्दर फ्यूचर में समस्या को उत्पन्न करती है। जनरली फैमिली में मुझे नहीं लगता कि ये जैसे खाना सिखाया जाता है, ब्रश करना नहीं सिखाया जाता। नहीं, ऐसा नहीं है, सिखाया जाता है। नहीं, पेस्ट दे दिया बच्चों को, फिर बच्चे खुद करने लगते हैं, वो धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है और वही स्टाइल उनका चलता रहता है जीवन पर्यंत। ये एक्चुअली क्या है, फैमिली अपब्रिंगिंग ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस लाती है। ज़्यादातर बच्चों का आपने देखा हो कि कोई भी चीज़ सिखाने का या संस्कार का कार्यक्रम होता है वो माँ का दायित्व जाता है, पिता का भी है। लेकिन ये जो डेली रूटीन की प्रैक्टिस वाली चीज़ है कि कैसे नहाना है, कैसे कपड़े पहनना है, प्रेस करना है, या छोटे बच्चे होते तो उनको माँ ही या पिताजी ही तैयार करते हैं, या कोई घर में बड़ा भाई बहन है तो वो देखभाल करते हैं। तो ये जिस तरीके से आप करते हो वही बच्चा देख के अडॉप्ट करता है, और वो अपने जीवन पर्यंत उन्हीं चीज़ों को देख के सीखता है। भले चाहे किताबी या आप वैसे कुछ भी समझा दीजिए, लेकिन जो फिजिकली आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको हम देखते हैं, वो आदमी ग्रहण जल्दी करता है और वही जीवन पर्यंत प्रैक्टिस बना लेता है। तो इसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि जो हम घर में अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो सही तरीके से सिखाएं। बच्चों की एडेप्टेबिलिटी स्टार्टिंग में कम भी होती है, नटोरियस होते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है, चंचल प्रवृत्ति का रहता है, हर बच्चे का एक स्वभाव रहता है, तो उनको हमको गाइड करना पड़ता है, धीरे धीरे समझाना पड़ता है। अब पहले जैसा टाइम तो है नहीं कि किसी ने डांट लगाई और आप चुपचाप सुन लिया। आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी डिफरेंट हो गई है, और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे जेनजी और अल्फा बीटा सब स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग के टाइम तो उतनी तरह की समस्याएं भी आ गई हैं। और आदमी अब अगर किसी को अपने बच्चों को अगर डांटता भी है, समझाता है, तो ये कह दिया जाता है भाई ये नई जनरेशन है, आपका समय अलग था, इन बच्चों को दूसरी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन पारिवारिक तौर पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक माँ बाप का दायित्व तो अपने बच्चे के लिए वैसा ही रहता है, चाहे वो 1950 के पहले के पेरेंट्स हो ये आज 2025 के पेरेंट्स हो, क्योंकि पेरेंट्स बनते ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वो एक माँ बाप बनने के बाद ही आप एहसास कर सकते हो, तभी आप अपने बच्चों को एक छोटे बच्चे के मसूड़ों की, दांतों की, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तब तो दांत होते नहीं हैं, जैसे एक माँ को या पेरेंट्स को कब से ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चों का भी टंग क्लीन की जाती है, मसूड़ों की सफाई की जाती है। जब नियोनेटल नवजात शिशु जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 2.25 महीने के बाद जब मुंह में कुल्ला कराया जाता है, एक ब्रश आता है छोटा जो माँ अपने या फादर अपने इंडेक्स फिंगर में पहन के छोटी मसाज करता है। फाइबर बेस्ड रहते हैं, रबर बेस्ड रहते हैं, सॉफ्ट ब्रिसल के रहते हैं, स्ट्रेशंस वाले भी आते हैं, तो उससे बच्चों के मसूड़े और टंग को क्लीन किया जाता है। जो फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उसमें आपने देखा हो जीभ पे डिपॉजिट होता है ब्लड, तो उसको साफ करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो गम्स में स्वेलिंग आती है, फाउल स्मेल की प्रॉब्लम रहती है छोटे से बच्चे को, छोटे बच्चों में भी। और उसमें आप देखेंगे फिर मसूड़े लाल पड़ रहे हैं, जो कि इनिशियल एक डेवलपिंग स्टेज में अभी नया नया हुआ ही है, तो उसमें कहना चाहिए ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर बच्चों की अपन बात करें, कोई चोट लगती है तो आपने देखा हो बच्चों में अधिकतर 1 या 2 दिन में ही चोट का जख्म भर जाता है, वही बड़ों में आप देखेंगे तो 2-4 दिन लगते हैं किसी पेशेंट, और बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो टेंडेंसी कम होती जाती है हीलिंग की, या कोई सिस्टमिक डिजीज है, डायबिटीज़ है, तो उसमें ये प्रोलॉन्ग पीरियड बन जाता है। तो बच्चों में छोटे से ही मसूड़े साफ करना, दांत के अलावा मतलब अपने जीभ जो है, टंग को क्लीन करना, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब उसके दांत आना चालू होते हैं, तो मसूड़ों में जब टूथ बड फॉर्मेशन होता है तो बच्चों को इचिंग पैदा होती है, उसमें भी बच्चा इरिटेट होता है, वॉवल सिंड्रोम भी होते हैं, उसके कारण पेट के कभी लूज मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में भी बताइए, क्योंकि बहुत भ्रामक खबरें हैं और कुछ पुराने तरीके भी हैं माएँ जो अपनाती थी। आज के समय में एक अच्छे डेंटिस्ट होने के नाते क्या सलाह देंगे उन माँओं को
जिनके बच्चों के दांत आना शुरू होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि माँ को सबसे पहले जागरूक करना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि हम जिस तरीके से बच्चे के होने के बाद सबसे पहला वैक्सीनेशन पे ध्यान देते हैं कि उसको सारे टीके समय पे लग रहे हैं, उसका देखभाल अच्छे से हो रही है, उसकी हम मसाज मालिश जो कहते हैं बच्चों की हड्डियों के लिए, शरीर के विकास के लिए, पोषण के लिए, वैसे ही दांतों का जब आते हैं, क्योंकि जीवन में आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, दांत एक ऐसी चीज़ है जो दोबारा नहीं आती। दूध के दांत बच्चों में रहते हैं और वो कुछ समय के बाद जब परमानेंट टीथ उसमें आते हैं तो वो 28 से 32 दांत रहते हैं। लेकिन अगर उस बीच में हम अगर देखभाल नहीं करते हैं, जो दूध के दांत में अगर कैविटी या कीड़ा लगा हुआ है जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है परमानेंट टीथ में, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। आपकी हड्डियां हैं हाथ पैरों की, वो बढ़ना है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। टूटती है तो फ्रैक्चर होता है, वो भी सेल्फ हीलिंग या प्लास्टर के माध्यम से, लेकिन दोबारा हम उसको भी जनरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन दांतों के प्रति आदमी कुछ ज़्यादा ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आपकी हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, आप तुरंत इलाज कराते हैं। आंखों का कोई इन्फेक्शन होगा, ऑप्थेल्मो के पास आप तुरंत जाएंगे। हार्ट से रिलेटेड चीज़ कोई है, आप कार्डियो के पास जाएंगे। डायबिटीज़ है, थायराइड है, जो भी रिलेटेड डिजीज़ हैं, ब्लड से संबंधित अगर खून की कमी है तो आप उसकी जांच जरूर कराएंगे। लेकिन दांतों में आप आज भी 2025 के माहौल में भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको कहना चाहिए लिंगर ऑन करते रहते हैं कि यार ये दांत की चीज़ें अपने आप हो जाएगी सेल्फ। और इसका साइंटिफिक महत्व भी है, क्योंकि मुंह के अंदर भगवान ने हमारे जो सलाइवा दिया है उसमें सॉल्ट पाया गया है, जो लेयर बनती है वो सेल्फ नेचुरल हीलिंग होती है। तो इस वजह से, और वो अगर कोई कैविटी है या सेंसेशन है तो 24 से 48 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे में आप देखेंगे वो सेंसेशन कम हो जाता है। हम खाते पीते हैं, उसका लेयर अपने आप जमती है, तो ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है अपनी बॉडी का। लेकिन उसके ही चलते और वो फर्दर कैविटी ग्रो बढ़ जाती है, जो कि फिर आदत, और चाहे बच्चों की बात करें तो पल्पोटॉमी कहलाती है, बड़ों में आरसीटी कहलाती है, या और दूसरा एक्सट्रैक्शन सर्जरी प्रोसीजर आ जाता है। ये सारी चीज़ दांतों में कैविटी ना बने, क्योंकि जब बन जाती है तब हम ध्यान देना शुरू करते हैं, ना बने उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? उसके लिए प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन जिसको बोलते हैं, स्वच्छ मुख को रखना दांतों को, वो अति महत्वपूर्ण होता है। बच्चों की बात करें, नियोनेटल की, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें एक फैक्टर होता है, कहीं कहीं नवजात शिशु में आपने देखा हो नियोनेटल टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती है खासकर फीडिंग में। तो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा देखभाल बढ़ जाती है। सफाई भी जरूरी है, उनके बच्चों का खान पान भी जरूरी है। उसके अलावा जैसा बच्चा ग्रो करता है, स्कूल जाने की एज में आता है, तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक होती है, टंग क्लीन प्रॉपर होना चाहिए। बड़ों की बात करें, उनको अगर कैविटीज़ है या सेंसेशन वाला पार्ट है तो उसमें हमको ये है कि प्रॉपर फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश यूज़ करें, आदत डालें दिन में 2 बार ब्रश करने की, और 1.5 से 2 मिनट ही मोर देन सफिशिएंट है। आम तौर पे 20-20 बार अपने आप दांतों के सरफेस पे घुमाइए, आगे के दांतों में फ्रंट जो लेबियल सरफेस कहलाता है, फिर बक्कली, राइट लेफ्ट, फिर ऐसे मैंडुलर टीथ जो होते हैं नीचे के दांत उसमें करें, और फिर इन्वर्ट करें पैलेटली और लिंगुअली, जीभ की तरफ से और तालू की तरफ से। जब आप 20-20 स्ट्रोक भी मिनिमम ऐसे करते हैं तो हार्डली 1.5 से 2 मिनट ही लगता है। अच्छा। और नॉर्मल प्रेशर के साथ करना है, सॉफ्ट ब्रिसल से करना है। आमतौर पे लोग बाग अगर दांत पीले हैं तो ज़्यादा देर करते हैं, कुछ की भ्रांति होती है कि हम ज़्यादा देर तक साफ करेंगे या ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो शायद दांत जल्दी क्लीन हो जाएंगे। ये सब ही रॉन्ग प्रैक्टिस के कारण दांतों की समस्याएं होती हैं। एक और बात समझ में आती है, भाई आपने दांत पीले होने की बात करी, दांतों का पीलापन किस वजह से होता है, और सेंसेशन भी जो होता है दांतों में, ठंडा गरम जो जैसे लेते हैं, कुछ लोग गरम लेते हैं तो उनको सेंसेशन होता है, आइसक्रीम जैसे ही खाते हैं दांतों में दर्द ऊपर तक होता है या नीचे तक कहीं गले तक जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, दांतों का जो है उसमें 3 पार्ट रहते हैं। एक अपना सबसे पल्प पार्ट रहता है जिसमें नसें होती हैं, उसके ऊपर पार्ट में डेंटिन होते हैं जिससे हमें ठंडा गर्म सेंसेशरी पार्ट जो रहता है वो पीला भाग रहता है, और जो ऊपरी सबसे भाग कहलाता है वो एनेमल कहलाता है, जो कि हम खाने पीने के काम में आता है, मुस्कुराने, हंसने, बोलने, बात करने में जो चीज़ दिखती है वो एनेमल पार्ट रहता है। अब ये चीज़ आपको एक बार मिल चुकी है, अब इसको आप जितना सजो के रखेंगे उतना ही वो लॉन्ग टर्म लंबे समय तक चलता है। जनरली होता क्या है, जैसे अभी रॉन्ग प्रैक्टिस की बात करी, रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक के कारण होता है। कई लोग इरिटेट ज़्यादा होते हैं, गुस्सा आता है, उसमें आपने नोटिस करा हो कि ब्रक्सिज्म एक बीमारी होती है जो कि पेशेंट
अननोइंगली दांत घिसता है, गुस्सा ज्यादा करता है, या सोते में देखेंगे दांत घिसता है, उसको पता ही नहीं है। हाँ, ये भी होता है, किट तो किट किट वो किट दांत करते ट्रोमेटिक इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है, तो दांतों को किटकिटाना जिसको बोलते हैं हम। तो ये सारी चीज अननोइंगली एडवर्स हैबिट में आ जाती है, जिसके कारण दांतों को नुकसान और हानिकारक होता है। फिर जैसे आप अगर ज़्यादा एसिडिक फूड का सेवन करते हैं, टी कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं, बड़े लोग हैं अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, पान बीड़ी तंबाकू स्टेनिंग प्रोड्यूस करता है, प्लस एल्कोहल कंजप्शन भी रहता है, सोडा का भी रहता है, तो वो सब एफरवेरेज जो CO2 है वो आपके इनेमल में ही अफेक्ट करता है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे फर्श पे अपन ये टाइल्स लगे रहते हैं, इसकी जो चिकनाहट है ये ग्लेजिंग कहलाती है, पॉलिश है। अब अगर इस पे गलती से कोई एसिड गिर जाए, ऐसा पदार्थ गिर जाए, तो उसकी वो शाइनिंग चली जाएगी। तो सेम टीथ वो इनेमल का भी वही फिनोमेना है कि अगर आप जब तक उसको मेंटेन करें, अगर उसमें कोई ज्यादा हीट वाली चीज, ज्यादा ठंडी वाली चीज, कोई एसिडिक पदार्थ ज्यादा आ गया, या कई लोग जिनका डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है, उनकी बॉडी में भी एसिड HCl जो बनता है वो काफी ज्यादा एसिडिक होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये HCl जो बॉडी में जनरेट होता है ये इतना कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड होता है कि अगर हम अपनी बात करें, जो हम लोग रेजर यूज करते हैं शेवर के लिए, शेविंग के लिए, वो उसको गला सकता है। तो आप सोचें अगर किसी को डकारें आ रही हैं, डाइजेशन इम्प्रॉपर है, तो उस गैस के कारण दांतों में ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, ये इंटरनल और एक्सटर्नल भी बात तो एसिडिटी भी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, उसका असर भी दांतों में होता है। इसलिए आपका डेली रूटीन अच्छा होना चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ये सारा शरीर आपका कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। और दांतों की अगर समस्या है तो आप ये मान के चलिए कि आपको पेट की खराबी होना, BP बढ़ना, डायबिटीज बढ़ना, थायराइड होना, ये सब इंटरलिंक्ड है। और अगर इनमें से कोई एक बीमारी है तो बाकी सब आपको फ्री मिलने वाली है। तो आप देखिए, इतनी सारी फ्री बीमारी आपको ना मिले, इसकी वजह से आप अपने दांतों को दुरुस्त रखिए। और जो जो डॉक्टर रोहित बताते जा रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। कभी कोई क्लिनिक में ऐसा पेशेंट आया है जिसको देख के बहुत गुस्सा आया हो कि यार इतने दिनों बाद देखे आप इसको पहले? आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कहना चाहिए जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हम, तो ऐसे ज़्यादातर पेशेंट ऐसे ही होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि क्या है कि आप कितना भी अवेयरनेस करें, कितना भी आप लोगों को जागरूक करें, सारे उनके मेरिट डीमेरिट आप समझा दीजिए, बट उसके बाद भी जब मॉनिटरी पार्ट आता है, एक्चुअली क्या है, डेंटिस्ट्री जो फील्ड है वो कॉस्मेटिक्स से जुड़ी हुई है और इसी वजह से ये कॉस्टली भी होती है। तो उसके कारण क्या होता है, जब पैसा आदमी इन्वेस्ट करता है या लगाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, इसी को अगर वाइस वर्सा अपन किसी और ट्रीटमेंट में कन्वर्ट करते हैं, सर्जरीज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ आदमी क्वेश्चन नहीं करता है इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो मालूम है कि भाई OT में एडमिट है, वहाँ GA के अंडर पूरा सर्जरी हो रही है, इतना लगेगा। जो अटेंडर है बाहर बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब से सब पूछ रहे हैं, जो कह दिया फुल एंड फाइनल। यहाँ ये लाइव सर्जरी है जिसमें हम लोकल एनेस्थीसिया के अंदर वर्कआउट करते हैं, सर्जरीज वगैरह कोई भी प्रोसीजर आमतौर पे, और राइट फ्रॉम पेशेंट से लेके उनके अटेंडर हमारे साथ ही होते हैं। तो कहीं भी कुछ भी रिस्पॉन्ड होता है, पेशेंट मूवमेंट होता है, किसी को गैगिंग रिफ्लेक्स है, टंग मूवमेंट होता है, तो कई बार बहुत इरिटेशन भी होता है, तो ऐसे पेशेंट को हैंडल करने के गैग यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 सेंटीमीटर के अंदर ही सारा प्रोसीजर करना है। आप जनरल सर्जरी या कोई बॉडी के अलग पार्ट की हो, आप एक इंसिजन दीजिए, जितना चाहे ओपन कर सकते हैं ओपन सर्जरी के फॉर्म में, बट हमारे ओपन होने के बाद भी लिमिटेड स्पेस है, तो ये हमारा सबसे बड़ा डीमेरिट है। और जब पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है सामने, आईज ब्लिंकिंग, कोऑपरेटिव पेशेंट भी होते हैं, जैसे आपने एक बार उनको गाइड कर दिया, समझा दिया, वैसे वो कोऑपरेट करते हैं। बट कई लोग इनकोऑपरेटिव रहते हैं, जैसे मैंने बात करी कि जब आदमी ने एक बार पेमेंट कर दिया तो फिर ये भूल जाता है कि वो ट्रीटमेंट कराने आया है। वो सिर्फ ये ऑप्शन रखता है कि नहीं साहब आपने कहा था इसमें तकलीफ नहीं होना है तो नहीं होना है, जबकि कंडीशन बहुत अलग होती है। आमतौर पे एक्सरे हम देखते हैं, उसमें 2D इमेज होती है, उसके आधार पे हम बताते हैं कि भाई ये कैविटी है, ये आपके रूट में इन्फेक्शन है, क्या पेरियापाइकल एब्सेस है या पस फॉर्मेशन है, व्हाटएवर। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली ओरली उसमें ड्रिल करते हैं, बर यूज करते हैं, तब पता लगता है टैक्टिकली टैक्टाइल मोशन से कि वो कितना प्रेशर झेल सकता है, क्या अंदर से दांत स्ट्रॉन्ग है कि पूरा पोरस या भूसा है। पता लगा कई बार ड्रिल कर रहे हैं, दांत अंदर ही उसमें पूरा चला गया, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत हमको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। तो सेफर साइड को हम पेशेंट को पहले ही एक्सरे में तो पता चल जाता होगा ना, पता लग जाता है। वो तो सेमी जो आपका रहता है, ब्लैक स्पॉट आ रहा है या रेडियो ओपेक स्पॉट है या सेमी रेडियो लूसेंट
स्पॉट आता है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ कैविटी है, कहाँ इन्फेक्शन है। लेकिन जब आप प्रेशर देते हैं टीथ पे तब एग्जैक्ट पता लगता है कि वो सॉलिड है या अंदर पोरस है, कितना पस फॉर्मेशन है, ड्रूपिंग हो रही नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो अगर आरसीटी की बात करें और जब कैनाल को इरिगेट करके और पल्प रिमूव करते हैं हम लोग, फिर उसको जब आर्टिफिशियल मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं, फिर परमानेंट फिलिंग करते हैं, तो दांत की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल होता है। और इवन आफ्टर 100% सक्सेस रेट देने के बाद भी अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, पेशेंट की हाइजीन मेंटेन नहीं है, जैसे इम्प्लांट केसेस होते हैं, अगर आपका बोन में इम्प्लांट हम लोग फिक्स कर रहे हैं, सिंगल पीस भी है, मल्टीपल ऑप्शन भी रहते हैं, 2 पीस इम्प्लांट भी आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, अगर पेशेंट हाइजीन मेंटेन नहीं करता है तो आप कितना भी अच्छी बोन हो, कितना भी अच्छा इम्प्लांट हो, चाहे कितना आप किसी भी सिस्टम का इम्प्लांट डाल दीजिए, अगर पेशेंट केयरलेस है, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो वो फेल होते ही है। 3, 4, 5 साल, मैक्सिमम 8-10 साल में वो फेल हो ही जाएगा। और अदरवाइज उसके साथ में अगर ये कुछ और चीज़ें जुड़ी हुई जैसे डायबिटीज़ है और कोई बीमारी आपको है तो वो उसका अफेक्ट जल्दी होता है। अर्थराइटिस है किसी को तो बोन अच्छा, उसका भी असर दांतों पे जाता है। बिल्कुल, सारी चीज भाई जबड़े जो है मैक्सिला मैंडिबल वो हड्डी ही है। और दांतों को हम इसलिए कोई चीज नहीं फिक्स कर सकते, जैसे कैपिंग की बात करें, हमने दांतों पे कैप दिया, आरसीटी कराया, जनरल मिसिंग टूथ है कि साहब दांत लगवाना है, आपने लगाया, तो जो वर्तमान में हमने नाप लेके लैब में बनने भेजा, तो वो जो मसूड़े की हाइट है या जो बोन की हाइट है उसके आधार पे नाप आता है और उस पे ही कैपिंग सेट होती है उस लेवल पे। बहुत महंगा इलाज है। हाँ, आपका एक दांत निकलता है तो आपको 3 लगाने पड़ते हैं उसमें। बिल्कुल, वो ब्रिज फॉर्मेशन कहलाता है। जो जाता है उसको तो वही सोच के जाता है कि हम तो एक ही दांत लगवाना है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं दांत लगवाना पड़ेगा, आप 3 का दे देते हो पूरा मैसेज, वो क्या चीज़? समय के हिसाब से बात करें तब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे इम्प्लांट की बात करें, जो आमतौर पे हम लोग जब एक सिंगल टूथ रिप्लेसमेंट करते हैं तो ब्रिज फॉर्मेशन यूज किया जाता है, एडजेसेंट टीथ का सपोर्ट लेके और 3 यूनिट का ब्रिज देते हैं। ये पुराना जमाना था। फिर फाइबर्स का जमाना आया। अच्छा, ये ब्रिज पुराना जमाना था। ब्रिज आज भी चल रहा है, लेकिन इसके मटेरियल अब समय के हिसाब से परिवर्तित हो गया। जैसे आपने पहले मेटल का ब्रिज देखा हो, लोहे के दांत कहते थे जिसको, या सिरेमिक वाले होते थे। फिर समय के हिसाब से सिरेमिक सिंगल लेयर थी, वो डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, क्वाड्रल लेयर ऐसी हो गई। अब जो समय चल रहा है वो जिरकोनिया का चल रहा है और सिरेमिक्स का चल रहा है। ये सारी चीजें आजकल गैप होता है स्पेस, तो पहले फिलिंग करते थे, अब आदमी को इतनी अवेयरनेस है तो वो वीनियरिंग करा देता है। ये सारी चीजें, टीथ वाइटनिंग स्टार्ट हो गई है, जो पहले लोगों को नॉलेज नहीं थी, पीले शेड येलो शेड होता था, सिर्फ नॉलेज है तो क्लीनिंग करवाते थे, लेकिन अब ब्लीचिंग होने लगी है, टीथ वाइटनिंग सिस्टम आ चुका है, बहुत सारी। अच्छा, ये ब्लीचिंग होती है टीथ में, वाइटनिंग कराते हैं लोग बाग, तो ये शौकिया तौर पे कराते हैं या कभी दवाइयों से दांत भी काले हो जाते हैं लोगों के, दवाइयों का असर होता है? एक परिचित थे हमारे, उन्होंने इतनी दवाइयाँ खाई थी बचपन में कि उनके वाकई में दांत पूरे पीले नहीं, वो काले हो गए थे जी। और वो उन दांतों को छुपाने के लिए दांत बंद करके ही मुस्करा के अपना काम चला रहे थे, हंसते नहीं थे क्योंकि बहुत एम्बैरेस लगता था दूसरों के सामने उनको। तो ये दांतों का जो पीलापन इस तरह से आता है, ये वाइटनिंग कराना, ब्लीचिंग कराना, क्या ये नुकसानदेह तो नहीं है? कोई केमिकल तो होता ही होगा इसमें भी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों की, जैसे माएँ जब दवाइयाँ लेती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे या किसी आमतौर पे किसी और बीमारी के लिए ले रही हैं, तो जनरली कुछ ड्रग एलर्जीज होती हैं, जिसमें देखा गया है कि पहले से ही जनरेशन एक टाइम चला करती थी पहले ज़माने में, उसका ड्रग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण ये येलो सिस्टिन माँ के दांतों पे आते थे और वो जेनेटिकली ट्रांसफर होते थे बच्चे पे चले जाते थे। और वो सिर्फ इनेमल को ही ख़त्म कर देता था, जिसकी वजह से चौकी अपीयरेंस होता था, दांत पीले पीले चौक जैसे लगते थे। कई जगह पानी में फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो फ्लोरोसिस दांत जो रहते हैं, फ्लोरोसिस की बीमारी होती है, तो उसमें क्या है, दांत खराब हो जाते हैं, उसमें जो इनेमल है वो टोटली उनका वीक हो जाता है, जिसको टेक्निकली हम लोग अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहा जाता है, जो कि मदर से बच्चे में भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि जब बच्चा ग्रोइंग राइट फ्रॉम दूध के दांत से लेके परमानेंट टीथ तक में उसमें वो परमानेंट डिफॉर्मिटी होती है। फिर उसको टैकल करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है, एज फैक्टर भी होता है क्योंकि बहुत से जब छोटे बच्चे होते हैं अंडर 5 years ऑफ एज, क्योंकि वो बैठ भी नहीं सकते हैं और इतने छोटे बच्चों में ट्रीटमेंट करना कुछ हद तक कॉम्प्लिकेशन भी होता है क्योंकि मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, बाय चांस वो इंजेस्ट कर गया, ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बाय फॉल्ट किसी तरीके से नहीं रख पाया, निकल गया, खा गया गलती से,
तो ये सारे उसमें लेकुना रहते हैं। तो इसलिए जब बच्चे की एक प्रॉपर एज होती है तभी ट्रीटमेंट सजेस्टिव होता है। छोटे बच्चों की बात करें, जैसे आप क्लेफ्ट लिप एक बीमारी होती है, टंग टाई जिसको बोलते हैं, वो भी होती है। तो उसमें जो हमारा सूचर होता है, पैलेटल सूचर, वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं होता है। तो आपने देखा हो कि अपर लिप जो है वो ऊपर जुड़ा होता है, कुछ लोगों में आपने देखा हो। टंग टाई होता है जिससे आप बोलने में, बच्चे को सकलिंग करने में प्रॉब्लम आती है, बोलने बात करने में आती है, तुतलाता है, स्टैमरिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब इसी के अंदर ट्रीटमेंट आती है। यानी वाइटनिंग और ब्लीचिंग का जो सवाल था मेरा, उसका वाइटनिंग और ब्लीचिंग का देखिए, कोई भी चीज़ नियमित तौर पे अगर अपन करते हैं तो वो हानिकारक नहीं होती। जैसे 6-8 महीने में अगर आप दांतों की नॉर्मल स्केलिंग सफाई करा रहे हैं, प्रोफाइलेक्सिस, इट्स गुड इनफ। आपने साल भर के अंदर या 10 महीने, 8 से 10 महीने में एक बार ब्लीचिंग कराई या टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर कराया, दैट इज फेयर इनफ। बट अगर आप बार बार कर रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है और ड्यूरेशन कम हो जाता है। और इसका रिजल्ट जो है वो अगेन डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट पे। आपने एक बार टीथ वाइटनिंग कराई जो कि उसकी लाइफ कह लीजिए लॉन्ग लास्टिंग 4 से 6 महीने का पीरियड रहता है। बट अगर जेंट्स की बात करें, आप हैवी स्मोकर हैं, ड्रिंकर हैं, टी कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेडीज़ भी टी कॉफ़ी टैनिन का काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे टोबैको हैं, स्टेन्स, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका रिजल्ट जो है वो कम हो जाता है। जो उसकी लाइफ 4 से 6 महीने चलनी चाहिए थी, वो पता लगा 1.5-2 महीने में आप ब्लैकिश हो जाते हैं। और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि पेशेंट जो माउथ पब्लिसिटी करता है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। और वो पेशेंट इन रिस्पॉन्स ये कभी नहीं कहेगा कि मैंने साहब ध्यान नहीं रखा कि वाइट नहीं कराई। वो यही कहेगा मार्केट में अपने नॉन कलीग से, कहा मैंने वाइटनिंग कराई, यार बेकार है, कुछ नहीं होता, ये देखो 15-20 दिन मतलब वाइटनिंग कराने के बाद भी केयर करने जरूरी है। केयर तो जरूरी है। अच्छा, जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग नॉनवेज लेते हैं, कुछ सिर्फ शाकाहारी होते हैं। तो आपके नज़र में कैसे पेशेंट ऐसे आए कि जो बहुत नॉनवेज खाने वालों के दांत ज़्यादा ख़राब होते हैं, या शाकाहारी जो हैं उनके भी होते हैं? देखिए, जनरली बात करें तो शाकाहारी के दांत ज़्यादा अच्छे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, क्यों? मुझे लगा बोलने वाले हो कि शाकाहारी, क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसा आया, मुझे लगा नहीं, शाकाहारी चीज़ हर चीज़ में अच्छी होती है। उसको अपन बहुत सारे टॉपिक हैं उस पर अगर निकलेंगे तो, लेकिन अगर अपन ओरल इस पे ही सीमित रहें तो दांतों के लिए इसलिए हेल्दी रहता है क्योंकि हम जो भी आमतौर पे वेजिटेरियन डाइट लेते हैं वो कुछ भी इतनी ज़्यादा अफेक्टिव नहीं करती है, खासकर मीठा छोड़ के अगर बात करें, या जैसे कुछ कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं स्टार्च वाले, जैसे आलू अपन हर चीज़ में डालते हैं, राइस है, क्योंकि ये इसलिए इनका स्टिकी नेचर होता है, चिपचिपापन रहता है, तो इनको दांतों के ऊपर टेंडेंसी रहती है चिपकने की। और उसके लिए हमारे अगेंस्ट में नेचुरल हमारा जो प्रोसीजर है वो टंग हमारे मुंह में मौजूद होती है सेल्फ क्लीनिंग के लिए। उसके बाद हम ब्रशिंग और ये सब चीज़ करते हैं, इसलिए खाने के तुरंत बाद कुल्ला करने की आदत हमेशा डालनी चाहिए। तो जब हम वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, मसूड़े जो हैं वो मसल्स हैं, उसमें जब आप ठंडा खाते हैं, गर्म खाते हैं तो मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन रिलैक्सेशन दोनों प्रोसीजर रहता है, कभी फैलते हैं कभी सिकुड़ते हैं, जैसे एक वेव आती है, टफ एंड क्रस्ट होते हैं लहरें, उसी से मसूड़ों का है। आपने बनावट भी देखी हो मसूड़ों की तो उसी तरीके से टफ एंड क्रस्ट की तरह। तो वो जब मूवमेंट होता है तो जब पेस्ट बनता है, बोलस जो कॉर हम खाते हैं वो पेस्ट बनता है और वो दांतों में जाता है। और अगर उस बीच में आपकी कोई कैविटी है तो उसके अंदर जाएगा, अगर आपके मसूड़े फूले हैं तो उसके अंदर घुसेगा, बोन लॉस है और मसूड़ों में गैप है, दांतों में स्पेस है, तो वहाँ बढ़ेगा और थोड़ा बहुत ही कुल्ले से निकलता है। लेकिन जब ये चीज़ बढ़ती जाती है तो फिर हम दांतों की सफाई की ओर बढ़ते हैं और ये सारे अदर ट्रीटमेंट, पीलापन, शुरू में पता नहीं चलता, वो चीजें अंदर नुकसान होता रहता है। दांतों की कैविटी की हम बात करें तो नॉर्मली 8 महीने से लेके 12 महीने तक आपको अगर कोई कैविटी है दांत में तो वो दिखेगी ही नहीं। शुरू से स्टार्टिंग इसकी ऐसी होती है कि जैसे पहले कैच कैरीज कहते हैं या पिट एंड फिशर कहलाता है पर्टिकुलर ये, कि ऊपर दांतों के सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे अगर बात करें तो हमारी जीभ जाने लगती है जब वो फंसने लगता है। वो छोटा सा एक इंडिकेशन होता है कि यार आपके दांत में कैविटी स्टार्ट हो गई है और आप इसको तुरंत फिलिंग करा दीजिए। लेकिन वो धीरे धीरे लिंगर होते होते जीभ से बजाय वो टूथपिक पे चला जाता है, फ्लॉस भी आदमी यूज नहीं करता है। टूथपिक के बाद फिर जो आपके हैंड में होता है, पिन भी लोग यूज कर लेते हैं, वो यूज कर लिया। और जब वो कैविटी फर्दर इंक्रीज पल्प तक पहुंच गई
जब आपका दर्द होने लगा, पहले सेंसेशन हुआ तो वो भी सेल्फ प्रोटेक्टिव लेयर सलाइवा के कारण सही हो गई। फिर आजकल सब गूगल के डॉक्टर बहुत हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, गूगल पे सर्च करिए। वो एक सिंड्रोम है, उससे आपने मेडिकल पे जाके बिल्कुल गूगल सिंड्रोम है वो। और आप मेडिकल पे जाते हैं, अपने इलाज खुद कर लेते हैं, या मेडिकल वाले से पूछ लिया आपने, तो 6 से साल भर आप ऐसे ही निकाल देते हैं। और अल्टीमेटली जब तक आपकी रातों की नींद खराब नहीं होती है, तब तक आप अपने डेंटल सर्जन के पास नहीं जाते। तो जब पदों की नियुक्ति हो जाती है, सबको कार्यभार सौंप दिया जाता है, उसका रिजल्ट आता है या सिर्फ कार्यभार ही सौंपा जाता है? जो जिस उद्देश्य से ये एसोसिएशन काम करती है, तो उसके रिजल्ट भी मिलते हैं? देखिए, एनजीओ का माध्यम ही यही है कि समाज के प्रति जागरूक करके और उसको बढ़ावा देना और समाज के हित में कार्य करना। लेकिन ये सारी चीज डिपेंड करती है कि व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति उस संस्था में जुड़ा है वो किस हिसाब से जुड़ा है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी मानसिकता है, क्या वो इतना काम करना चाहता है। क्योंकि ये जो एकेडमिक कैलेंडर है जो राष्ट्रीय स्तर से हमारे पास आता है, एक पूरा ईयर का एकेडमिक कैलेंडर होता है, जिसमें प्रति माह हमको ये है कि 2 CD प्रोग्राम करें, मिनिमम 2 कैंप करें, नाटक नुक्कड़ भी आप कर सकते हैं, चौपाल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस करिए, आप प्राइवेट क्लिनिक पे लोग से जाके संपर्क करिए, सदस्यता अभियान करिए, स्वच्छ मुख अभियान की तरफ से लोगों को जागरूक करिए, जो हमारा नेशनल प्रोग्राम होता है। और इसी को अगर मैं जोड़ूं तो हम 2023 में हमारे जो राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं डॉक्टर अशोक डोबले जी, उनके ही प्रयासों से हमारी भारत सरकार के जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 2023 फरवरी माह में आम जनता से आह्वान किया था कि आप स्वच्छ मुख अभियान के तरह आईडीए के बैनर के तले उन्होंने आम जनता से निवेदन और आयाम चलाया कि आप अपने दांतों का, मसूड़ों का ध्यान रखिए, उसकी देखभाल करिए स्वच्छ मुख अभियान। मोदी जी के स्वच्छता अभियान के बारे में तो सबको पता चला, और अब लोग अलग अलग तरह से अपने अपने शहर में, अपने अपने इलाके में उसको ज़मीन पर उतारते भी हैं उस अभियान को। लेकिन आपने बताया अभी कि स्वच्छ मुख अभियान भी है, इसका कहीं कोई प्रचार नहीं है इस तरह का? देखिए, प्रचार जो है वो फील्ड से रिलेटेड होता है। जैसे अगर भारत सरकार वो पूरे देश के हिसाब से है, क्योंकि ये स्वच्छ मुख अभियान मुंह से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति इसमें भी सम्मिलित है, लेकिन ये करने वाले और कराने वाले माध्यम इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं। तो यही हमारा काम है, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो ब्रांचेस बनी हुई हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो कम से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 70 से 75 हज़ार डॉक्टर इस एसोसिएशन से मध्य प्रदेश के अंदर जुड़े हुए हैं। ये चीज़ है। तो ये उनका काम ही यही है कि लोगों को जागरूक करना, उनके प्रति काम करना, सेवा भाव से काम करना, अपनी प्रैक्टिस भी करना है, अपनी जॉब भी करना है, और एसोसिएशन से जुड़े रहना है, जिसमें सिर्फ जागरूक ही नहीं होती है, उसमें सामाजिक कार्य भी होते हैं, लोगों की आर्थिक सहायता भी की जाती है, जिस भी माध्यम से जो करना चाहे। पर्यावरण संरक्षण का भी कार्यक्रम होता है, वृक्षारोपण भी होता है, उसके प्रति भी लोगों को जागरूक करा जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं। खेती के बारे में जो, अब जैसे कोई डेंटल सर्जन अगर डॉक्टर के साथ साथ अगर वो किसान है, तो वो अपने लोगों को, कोई मरीज आया और वो किसान है और बात चलती है तो वो उसको भी बताता है। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे जितनी नॉलेज है, अगर कोई बिजनेसमैन आके मुझसे ट्रीटमेंट करा रहा है तो मैं उसको अपनी फील्ड डेंटिस्ट्री का तो इलाज दूंगा ही दूंगा। लेकिन अगर मुझसे अपेक्षा रख रहा है या मुझसे वो कंसल्ट कर रहा है बिजनेस से रिलेटेड, साहब आपका मैंने सुना है आप यहाँ इन्वॉल्व हैं और ये सब चीज़ करते हैं, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं उसको भी ये जानकारी प्रदान करूँ। तो इस तरीके से हम अपना सर्कल बढ़ाते हैं। हम सिर्फ सीमित एक डॉक्टर के उसमें पद पे काम नहीं करते हैं। आप सबसे पहले एक समाज सेवी बन जाते हैं, लोगों को जागरूक आप अपने, और सबसे शुरुआत आप अपने घर से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, बीवी से करते हैं, माँ बाप से करते हैं, फिर आप अड़ोसी पड़ोसी से करते हैं या मोहल्ले से करते हैं, तब आके एक समाज में बढ़ के होके और संगठन के लिए फिर आप काम करते हैं। और फिर तो हमको ये समझना चाहिए कि आपकी फैमिली में सबके दांत बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, उम्मीद कोशिश सबकी बीमारी नहीं होगी। बच्चों को भी सिखाया जाता है, 2 टाइम ब्रश करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे मदर फादर दोनों सीनियर सिटीजन हैं, जो पहले दांत उनके जो पुराने ज़माने में निकल गए वो निकल गए, 2 या 3 दांत ही निकले हैं, लेकिन आज भी इस उम्र में उनके दांत हेल्दी और नेचुरल हैं। और जो मिसिंग थे तो मैंने उसकी कमी पूर्ण की हुई है।
तो परिवार में सब अच्छे हैं और मैं चाहूँगा परिवार के हमारा, मैं आरोग्य भारती से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे आरोग्य भारती का मोटो है स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ राष्ट्र। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि जब आप स्वस्थ हैं स्वयं में, तब आप अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। जब परिवार स्वस्थ है तो आप और जागरूक करके लोगों को स्वस्थ करेंगे तो एक ग्राम स्वस्थ होगा, और जब ग्राम होगा तो ऐसे बढ़ते बढ़ते राष्ट्र स्वस्थ होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो बात। उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं और जितना भी प्रयास है हरचंड है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मैं ये हर दिन प्रयास करता हूँ लोगों को जागरूक करने का किसी भी माध्यम से। सिर्फ ऐसा नहीं कि डेंटिस्ट्री से, जिस भी थ्रू आप कर पाए, जो भी फील्ड है, जो भी टॉपिक हो, और ये प्रयास मैं करता रहता हूँ लोगों को जोड़ने का, समझाने का, बताने का। कई बार कुछ कहते हैं कि बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि भले आज वो उसको मजाक में टाल देगा, लेकिन कभी ना कभी नॉलेज जो है ना वो आपके काम आती ही है, भले वो पढ़ाई की नहीं हो। कई बार अपन आम चौल वगैरह पे या दुकानों पे खड़े होकर किसी का बात चल रही होती है और आपके कुछ सामान खरीद रहे हैं आप, और आपने कान में चली गई, लेकिन आपको वो लगता नहीं उस समय कि ये आपके कभी उपयोग भी आएगी। लेकिन ये मान के चलिए, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज नहीं 10 साल बाद वो कोई टॉपिक ऐसा आएगा और आपको अगर वो जानकारी आपने दिमाग में है, जहन में बसी हुई है और आपको नॉलेज है, तो आप बोल पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे, बता पाएंगे कि नहीं यार इसमें ये ऐसा होता है। तो वहाँ वो डिफरेंशिएट करता है कि यार इस बंदे में नॉलेज इसकी भी है, ये भी है। तो वो आप लीग से हटके आप जब काम करते हो तो वो डेफिनेटली समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात। और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है, जो कि यंगस्टर या जो हमारे बच्चे हैं, इस तरीके का मोटिवेशन आज के टाइम में उनको बहुत जरूरी है। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आप नोटिस करेंगे आजकल जो हमारे शिक्षक हैं या अभिभावक हैं या जो हमारे छात्र हैं, आप बहुत से ऐसे केसेस सुन रहे हैं न्यूज़ में। छठी क्लास का बच्चा, 8वीं का, 10वीं का, ये लोग प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं पढ़ाई का, फेल हो गए हैं, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ खा लिया। और यही हमारा जमाना था, बीता हुआ समय हमारा, हमारे परिवार में हमें डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। और परिवार छोड़िए, अड़ोसी पड़ोसी वाले दूसरे समाज के लोग भी होते थे, उनका भी इतना हक होता था कि श्रीवास्तव जी का बेटा अगर गलत कर रहा है तो वो डांटते भी थे और घर आके शिकायत भी बताते थे। वो उनका राइट भी बनता था, वो उनका हक बनता और वो था। समझते थे इस बात। और आज हम राइट टू प्राइवेसी के माध्यम से अगर हमारे बच्चों को टीचर ही डांट दे, दूसरा तो छोड़ दीजिए कोई समाज का व्यक्ति, तो पेरेंट्स खुद ही खड़े हो जाते हैं कि आपने हमारे बच्चे को ऐसा क्यों बोला या क्यों डांटा या क्यों मारा। मारना तो बहुत दूर की है, आजकल पॉलिसी भी ऐसी हो गई है। लेकिन ये समय का परिवर्तन है, कुछ अच्छे हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सभी दोनों चीजें हैं। तो अल्टीमेटली वही है कि समाज को देखना है कि वो क्या अडॉप्ट करता है। इसलिए एक बहुत ज़रूरी बात ये रह गई कि टूथपेस्ट चुनते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसा टूथपेस्ट होना चाहिए जो हमें, क्योंकि कई तरह के केमिकल्स भी उसमें होते हैं, लोग बहुत शिकायत भी करते हैं, और मार्केट है, मार्केट में आपको लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक कैसे अच्छा टूथपेस्ट चुना जाए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, टूथपेस्ट में जो कैल्शियम और आप कंटेंट पढ़ते हैं, एक जब उसको आप पढ़ेंगे कंपोजिशन उसमें, तो सबसे पहले प्रिजर्वेटिव ही ऐड होता है। प्रिजर्वेटिव मतलब कि उसकी अवधि रहती है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके इसकी एक्सपायरी डेट इतनी है, 4 महीने, 6 महीने, साल भर। अब जिसमें प्रिजर्वेटिव है तो वो इटसेल्फ इज अ केमिकल। कोई चीज अगर पैक टीन में आपके पास रखी है और एक घर का ताजा बना हुआ भोजन है, तो वो ज्यादा स्वादिष्ट होगा, वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा कि पैक वाला होगा। वैसे ही पेस्ट जो है वो हमारा जो है, अगर वो ज़्यादा पुराना है उस पे आदमी को ध्यान रखना चाहिए। पेस्ट के साथ साथ हम, एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे घर में, कपड़े बदल लेगा आदमी, भले वो वार्षिक बदले, दिवाली थी दिवाली बदल ले, लेकिन ब्रश जो है ना वो 2-2 साल चलता रहता है, वो पूरा घिस जाता है। जबकि उसकी नॉर्मल लाइफ 30 से 45 दिन होती है। या जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो उसके ब्रिसिल होते हैं, अगर वो फ्लेयरिंग फैल गए तो आपको तुरंत बदल लेना चाहिए। लेकिन वो साल दर साल चलता रहता है, खत्म भी हो जाता है, आपने नया ले लिया तो कहीं सफाई के लिए उपयोग होगा, क्योंकि वो सब उसमें इतने कीटाणु भर जाते हैं, बैक्टीरिया जो रहते हैं, यही सब दिक्कतें करती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को भी गंदा कर देता है। अगर बाथरूम में आप रखे हो तो वो आप देखेंगे फंजेंट स्मेल बन जाएगी, फंगस के चांसेस हो जाते हैं, मॉइस्चर भी रहता है, बरसात का सीजन है।
फिर कीड़े मकोड़े भी होते हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी के घर में पेस्ट कंट्रोल हो। एक मीडियोकर फैमिली में आप देखें, जरूरी नहीं आदमी साफ सफाई उतनी रख पाता हो जो कि हमें रखनी चाहिए। तो सब चीज का उस पर मिला जुला रहता है। तो अगर पेस्ट जो अपन कह रहे हैं, आम तौर पे कोई भी पेस्ट आप किसी भी ब्रांड का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई समस्याएं नहीं है तो जिससे कमर्शियल ब्रांड है, आप उनको जो आपको इच्छा लगती है 1.5-2 महीने करिए, फिर उसको परिवर्तन कर लीजिए। ये एक ही ब्रांड आपको लॉन्ग टर्म यूज नहीं करना है, ये मेन उसमें ध्यान है। साथ ही जैसे आपको आयुर्वेद है, हमारा पुराना जुड़ा हुआ है, आप आयुर्वेद के पेस्ट यूज करिए, किसी भी पैथी के हों वो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मोटिव है हमारा दांतों को साफ रखना, सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना, वो काम होना चाहिए। वो एक सिंपल कुल्ले से भी हो सकता है, एक नमक के पानी से भी आप गरारे कर सकते हो, वो भी सूदिंग इफेक्ट करता है ओरल हाइजीन के लिए। ये चीजें पुराने जमाने में हम दांतों नहीं यूज करते थे, जब उसकी नॉलेज नहीं हुआ करते थे। पहले हमारे जमाने में, पुराने जमाने में चारकोल यूज करते थे, लाइम, सॉल्ट। अब आप देखिए वो सब ब्रांड आ गए हैं मार्केट में। लाइम उसमें मिलेगा, चारकोल मिलेगा, वाइटनर मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट वाले टूथपेस्ट। तो है तो सारी चीज वही जो हमारे पुराने बुजुर्ग, नमक है, नमक है। तो ये सारी चीजें आदमी ट्रेंड तो फॉलो वही कर रहा है ना, जो एक चक्र है घूम के वापस वहीं आ रहा है। भले आपने कितनी ब्रांडिंग कर दी, उसको कमर्शलाइज कर दिया इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन आप घूम फिर के तो हमारी ही पद्धति को अपना रहे हैं, उसी पे ही वापस आ रहे हैं। तो भारत एक श्रेष्ठ देश था, है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, कई बार कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, बहुत खूबसूरत चेहरा है, लेकिन दांतों की वजह से ये वाला जो शेप है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि दांत ऊपर उठे होते हैं। तो उनको शेप में लाने के लिए ब्रसेल्स का यूज़ किया जाता है, ब्रेसेस कहते हैं, है ना जी। तो ब्रेसेस, तो वो क्या सही चीज़ है और वो करना चाहिए, और उनके लगाने से, ब्रेसेस लगाने से क्या ठीक हो जाता है, वो जो शेप है उनकी सही हो जाती है? करेक्ट, ये अच्छा सवाल है। प्रैक्टिकल नॉलेज और आम रोज़मर्रा के बच्चों की अगर हम बात करें 12-13 साल के बाद, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आड़े टेढ़े दांत शुरुआत होती कैसे है। बचपन में बच्चा अगर थम सकिंग कर रहा है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अगर ज़्यादा बॉटल फीडिंग करता है, जिसको नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम भी कहते हैं, दांत उसके कारण ख़राब होते हैं। फिर जब नए दांत होते हैं, जब स्कूल में होता है, तो कोई ना कोई एक एडवर्स हैबिट, बच्चों को हर चीज़ में सेंस डेवलप करने के लिए वो सब चीज़ टच करते हैं, मुंह में डालते हैं, सेंस करते हैं, टेस्ट लेते हैं। आमतौर पे सबने नोटिस करा होगा अपने घर में, हमारे भी बच्चे करते हैं। पढ़ने जाते हैं तो पेंसिल मुंह में डाले हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो प्रेशर करते रहते हैं। जब पहले नहीं लोगों को पता होता था तो वो पेंसिल चबा देते थे, पेन चबा देते थे। तो ऐसी एडवर्स हैबिट लॉन्ग टर्म में चल के दांतों को आड़ा टेढ़ा तिरछा करती है। ये तो हो गई, कहना चाहिए एडवर्स फॉर्म में, या जो हम अननोइंगली चीज़ें कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं। कुछ जेनेटिकल समस्याएं होती है जो माँ बाप से या फोर फादर से हमको मिलती हैं, कि उनके अब परिवार में दांत टेढ़े थे माँ बाप के, तो वो बच्चों में ट्रांसफर होती है जीन्स, तो वो एक माल ऑक्लूजन का कारण होता है। कुछ जैसे कहा फिजिकली एक्सीडेंटल केसेस हो गए, सर्जरीज रिक्वायर्ड है, तो आड़ा टेढ़ा जबड़ा हो गया, टूट गया, फिक्स हुआ तो वो टेढ़े हो गए। तो ये सारी इस तरीके से दांत जो होता है माल ऑक्लूजन कहलाता है। तो इसको सही करने के लिए जो ब्रेसेस आपने बोले हैं वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है। अच्छा, नेचुरल ट्रीटमेंट है, और वो एक बहुत अच्छा माध्यम है आपकी डिफॉर्मिटी को, सुंदरता को करेक्ट करने के लिए। अलाइनमेंट जो बाहर होता है, आड़े टेढ़े तिरछे दांत होते हैं, इसके लिए पूरी स्टडी रहती है, आपके एक्सरेज लिए जाते हैं ओरली, इंट्रा ओरली, फिर उसके बाद आपकी प्रोफाइल एक्स्ट्रा ओरली भी चेक करी जाती है, जॉ लाइन देखते हैं, लिप प्रोफाइल देखते हैं, ड्रूपिंग देखते हैं, नोज से चिन का पूरा मेजरमेंट रहता है, क्या पूरा आपका उसके अंदर गिनोथिक जो सर्जरी स्कल होता है वो सब स्टडी की जाती है, चिन कप्स होते हैं, किसी का जबड़ा लंबी प्रोसेस है, मतलब बहुत एक स्टडी है। पेशेंट को ये नहीं है कि आप सोचें कि इसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आप जाएं और ब्रेसेस किसी से भी लगवा लें। अच्छा, उसको डायग्नोसिस होती यही है। डायग्नोस का मतलब है कि बीमारी को परखना, पढ़ना, या क्या उसको बीमारी है, तब तो आप इलाज कर पाएंगे। अगर रॉन्ग फॉल्टी डायग्नोसिस अगर आपकी है तो ट्रीटमेंट भी गलत होगा और उसका रिजल्ट भी गलत होता है। तो इसलिए ये डीप स्टडी केसेस रहते हैं। किसी अच्छा, ब्रेसेस जैसे लग गए किसी बच्चे को, किसी को भी लगा दिया, जैसे आपने बताया कि टीनेजर्स
जो रहते हैं, या 6-8 साल से बच्चों जनरल को प्रेफरेबल एज 13 साल के 13 बाद साल होती है, से। क्योंकि तब तक जो परमानेंट टीथ 28 दांत वो आ जाते हैं, वो आ चुके हाँ, होते हैं। हाँ, हाँ। उसी के बाद इसको लगाना तो चाहिए। फिर ये कितने दिनों तक रहते हैं? देखिए, इसका ट्रीटमेंट मिनिमम 6 महीने से साल भर, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल तक रहता है। अच्छा। और आमतौर पे इसकी जो कैटेगरी है वो ट्रेडिशनल ब्रेसेस, जो आपने वायर देखे हो, हाँ, जो देखा है, वो लगते हैं। उसके अलावा एडवांस फॉर्म में आजकल लिंगुअल और पैलेटल ब्रेसेस चालू हो गए हैं, और अब अलाइनर्स चालू हो गए हैं। अच्छा। वो भी आपने काफ़ी देखा होगा प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रहती है, सेट्स ऑफ ट्रे रहती है, जो कि आपको वीकली चेंज करना रहती है। जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस लगते हैं उसमें जो वायर हम लोग टाई अप करते हैं ओरिंग के माध्यम से, वो हर महीने भर चेंज करते हैं। अच्छा, वो जो लगे रहते वायर, वो हर महीने जैसा मूवमेंट चाहिए, वो प्रेशर कितना देना है, स्प्रिंग को कितना टाइट करना है, लूज करना है, वो उससे तकलीफ नहीं होती बच्चे को? बच्चे देखिए, कोई चीज कसेंगे तो तकलीफ होगी, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में कन्वर्ट आ जाता है। और जब एक बार प्रैक्टिस अनईजी भी लगता होगा बहुत। देखिए, शुरू में ऑकवर्ड होता है। शुरू में तो अगर आपके ये ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए, अगर मुंह में आपके कुछ रेसा फंस गया खाने का, तो जब तक आप नहीं निकलेगा आपकी जीभ वहीं जाती रहती है, तो ऑकवर्डनेस तो वो भी है। तो जब ट्रीटमेंट हम कराते हैं, चाहे कैपिंग हो, कोई भी सर्जरी हो, या ब्रेसेस की जो बात हम कर रहे हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहलाता है ये। तो जब हम ऑर्थो ट्रीटमेंट लेते हैं और ब्रेसेस जब कोई एक्सटर्नल चीज अप्लाई होगी, तो ऑकवर्डनेस तो हमेशा रहती ही रहती है, लेकिन वो एडप्ट हो जाती है 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन में आप उसको एडप्ट कर लेते हो। और फिर क्योंकि आपको भी मन में अच्छा, ब्रेसेस जैसे लगा दिए गए, उसके बाद फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि वो मुंह की बात है, आप खा भी रहे हैं, आपको पीना भी है, चाय, दूध, गर्म ठंडा सभी चीज़ें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस समय? सबसे पहला जो होता है, क्योंकि ये टीनेजर से करा जाता है, एडल्ट में भी लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों में सबसे पहले स्टिकी फूड को मना कर दिया जाता है, जो भी चिपचिपाई चीज़ें हैं, और साथ में चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट आप देखें उसको जब खाएंगे तो स्टिकी नेचर रहता है, प्लस नेगेटिव सक्शन होता है। नेगेटिव मतलब कोई चीज़ चिपक के खींचने वाली। तो जब ऐसी चीज़ आप करेंगे तो ब्रेसेस निकलने का, उसके ब्रैकेट्स निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हार्ड चीज़ आपको नहीं खाना है, सॉफ्ट चीज़ें हो। अगर कोई हार्ड का हैवी है तो उसको आप चॉप कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए, फिर आप उसको खाइए। ब्रशिंग की बात करें तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड ब्रश आते हैं, ऑर्थोडोंटिक ब्रश अलग रहते हैं, माउथ वॉशेस उसके लिए अलग रहते हैं, वो आपको सब प्रैक्टिस कराई जाती है, बताया जाता है कि किस तरीके से ब्रश करना है, क्लीनिंग, फ्लॉसिंग होती है, ये सारी चीज़ उसमें ध्यान रखी जाती है। खान पान का जैसे मैंने आपको बताई, तो ये सब जब सारी चीज़ चलती है, सिर्फ ब्रेसेस लगाना ही एक हमारा काम नहीं है, उसमें गिव एंड टेक का पूरा प्रोसीजर होता है। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट और डॉक्टर दोनों का 50-50% इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब आप ब्रेसेस देते हो, पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। कई लोग होते हैं कैजुअली नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, अब वो हर 2-4 दिन में ब्रेसेस निकाल के ले आ रहे हैं, तो ऐसे में ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। ये चीज़ें रहती है, पेशेंट भी इरिटेट होता है, करने वाला भी इरिटेट होता है। तो जो प्रिकॉशन जब तक हो सके उतना आप फॉलो कीजिए। नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए वी आर देयर, वो तो करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, 6 महीने मिनिमम से लेके 1.5-2 साल तक चलता है। और जो अलाइनर्स की बात करी, उसमें थोड़ा इजी हो जाता है कि आपके जो सेट्स होते हैं वो प्री फैब्रिकेटेड, उसमें भी स्टडीज़ होती हैं, और वो 1 महीने के सेट्स आपको 4 हफ्ते के हिसाब से बन के दे दिए जाते हैं, जो कि हफ्ते भर आप खुद ही चेंज करते रहते हो। तो ये चीज़ रहती है। लिंगुअल ब्रेसेस की बात करें, आप पैलेटल होते हैं, तो वो जब प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है तो वो इंटरनल लग जाते हैं, तो उससे आपकी सुंदरता अफेक्ट नहीं होती। कई लोगों को इरिटेशन है कि बाहर विजिबल हो रहे हैं, चमक रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एडवांसमेंट हर फील्ड में है, ट्रीटमेंट है, और जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है वैसे ही कॉस्टिंग भी बढ़ती है ट्रीटमेंट की, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो ब्रेसेस लगाना फ़ायदेमंद है, खास करके टीनेजर्स जो हैं, जिनके बच्चों के आड़े टेढ़े दांत आ रहे हैं, और अगर उनको चेहरा सुंदर बनाना है, दांतों, अच्छा टेढ़े दांत होते हैं तो उससे परेशानी भी होती है, खाने पीने में भी परेशानी होती है, तो उन सब चीज़ों से भी निपटा जा सकता है ब्रेसेस लगा करके। एक और बात डॉक्टर रोहित, फीलिंग कराई जाती है दांतों में, जैसे कैविटी आ गई, जिसको हम लोग, एक तो पहली बात ये दांतों में कीड़ा लगना, एक आम भाषा में, तो कीड़ा तो नहीं होता ना, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, कीड़ा क्या है? वो एक्चुअली जो डिकेड टूथ कहलाता है, डिकम्पोजिशन होता है एनामल्स का, जब कोई चीज़ सड़ने लगती है, जो कि ज़्यादातर उसका कारण या तो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करना, साफ सफाई अच्छे से नहीं रखना, कैलकुलस का एक्युमुलेशन होना जिसको प्लाक कहते हैं, या खान पान का पदार्थ सेवन, जैसे मीठे से ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट से भी होती है, कोई भी चीज़ एक्सेस है,
तो वो जो कैविटी होती है वो पहले इनिशियली स्टार्ट हुई हल्का सा डिच फॉर्मेशन या एक छोटा सा गड्ढा कह लीजिए शुद्ध भाषा में, फिर वो बढ़ता है, वियर एंड टियर होते होते वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, और उसके बाद वो कैविटी नीचे से स्टार्ट होके ऊपर उभरती है। अच्छा, पहले नीचे इसलिए स्टार्ट वो हिडन फेस रहता है। हाँ। तो आपको वो नजर ही पता नहीं आती चलता। है। और जब तक वो ऊपर आती आती है तो पहले ग्रेइश कलर हल्का सा रहता है, लाइट ब्राउन ब्राउन, फिर वो डार्क ग्रे, फिर ब्लैकिश, फिर पूरा काला पड़ जाना, और फिर वो डिकेड होके कैविटी बढ़ती जाती है। कई बार दांत इतना होता है कि वो वैसे ही टूट चुका होता है या सड़ जाता है, तो वो निकालना ही ऑप्शन रहता है। तो जब ये कैविटी होती है तो उस समय आपको इंडिकेशन है, जैसे ही आप नॉर्मल अगर आप बात करें खाना खा रहे हैं और कोई चीज़ चिपकी है या उसमें फंस गई है, इट्स अ वेरी फर्स्ट इंडिकेशन कि आप जाइए और फिलिंग कराइए। अगर आप उसी में करा वही लेते फीलिंग जो ये आप फीलिंग करने की बात कर रहे हो, जी, तो फीलिंग कराने के बाद भी डॉक्टर्स बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं कि इसके ऊपर फिर और कुछ करना पड़ेगा। वो फीलिंग कंप्लीट नहीं होती है क्या? एक बार आपने फिल कर दिया तो वो कंप्लीट नहीं है, उसके बाद फिर तो 2 महीने बाद फिर बुलाते हैं, वो क्या चीज़ है? देखिए ये फिलिंग मटेरियल्स जो होते हैं अलग अलग वैरायटी है मार्केट में, अवेलेबिलिटी के हिसाब से या जो प्रैक्टिशनर यूज़ कर रहा है उसकी लाइकिंग के हिसाब से, या पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे पहले अमलगम चलता था, अमलगम जिसको हम आमतौर पे चांदी कहते थे कि चांदी भर गई है दांतों में, उसकी स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ नो डाउट एक्चुअली वो चांदी नहीं होती थी ना, वो चांदी नहीं, वो अमलगम ही है। तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उसके डिमेरिट ये होते थे क्योंकि तब कोई और मटेरियल हुआ नहीं करते थे, तो उस ज़माने में चांदी ही, अमलगम कह लीजिए, वो हम लोग यूज़ करते थे फिलिंग के लिए मटेरियल में। लेकिन उसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि सेकेंडरी कैरीज जब होती, सेकेंडरी कैरीज मतलब एक कैविटी थी, आपने उसमें फिलिंग करा ली है, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी दूसरी आजू बाजू उसी दांत में आजू बाजू और कैविटी स्टार्ट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो आप उसको नहीं भर सकते और वो दांत सड़ने लगता है अंदर अंदर, और वो एस्थेटिकली दिखता भी काला था अगर रंग की बात करें। फिर उसके बाद मिरेकल मिक्स हुआ, आज भी चलता है वो प्रैक्टिस में। फिर उसके बाद आपका GIC आयनोवर सीमेंट्स होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। आयनोवर उसमें टेम्परेरी मटेरियल्स भी रहते हैं जो कि कुछ समय के लिए, वो डिपेंड करता है ट्रीटमेंट के अनुसार। अगर आपका 2-4 सिटिंग का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें टेम्परेरी फिलिंग कर दी जाती है, लेकिन अगर आपका 1 टाइम सिंगल सिटिंग में ही फिलिंग कर रहे हैं तो वो परमानेंट फिलिंग करा जाता है। तो इसलिए ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। और अब जो एडवांसमेंट है, अब लेटेस्ट कंपोजिट्स चलते हैं जो कि आपके एग्जैक्ट टूथ शेड ह्यू कलर जो होता है उससे मैच करते हुए भर दिया जाता है, और उसको कंपोजिट से फिल करने के बाद वो लाइट क्योर कर देते हैं। तो ये बहुत इजी चीज़ें हो गई हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आर्मामेंट के हिसाब से कॉस्टिंग बढ़ गई है, क्योंकि डॉक्टर्स को वो मशीन चाहिए, वो मटेरियल कॉस्टली है। पहले जो मटेरियल्स आते थे उससे ये काफ़ी कहना चाहिए हाई रेट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कोई नुकसानदेह नहीं है ना। अब चलते चलते एक सवाल हम और पूछ लेते हैं। हम अपने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वृद्ध हैं, जो जिनको दांतों में परेशानी हो गई है, दांत निकल गए हैं, खा नहीं पाते हैं ठीक से, तो क्या उनके लिए भी ओल्ड एज में भी दांत लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं ओल्ड एज में, जिसको हम कंप्लीट ई डेंचरस आर्चेस कहते हैं। उसके लिए हमारे पास कंप्लीट डेंचर की टेक्निक है, जिसको आम चलित भाषा में बत्तीसी बोला जाता है। ऊपर नीचे की दांत पूरी बत्तीसी बन जाती है। उसका डिसएडवांटेज ये है कि निकालना और लगाना पड़ता है, और प्लस मेंटेनेंस उसको करना पड़ता है, वैसी ब्रशिंग, और मटेरियल उसमें भी इम्प्रूव है, बहुत सारे फ्लेक्सिबल डेंचर भी आ गया है। दैन उसके बाद अगर फिक्स की बात करें, इम्प्लांट के माध्यम से फिक्स प्रोस्थेसिस बनती है, जिसको कंप्लीट माउथ रिहेबिलिटेशन कहते हैं, तो उसमें भी लगते हैं। लेकिन इन सब के अपने अपने कहना चाहिए इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर इम्प्लांट लगना है तो उसके लिए आपको दांतों का जो बनाने के लिए रिक्वायरमेंट हड्डी की है, जो उतनी डेप्थ है, जो स्ट्रेंथ है बोन की, वो सारी चीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए टेस्ट वगैरह करके ये चीज़ निकाली जाती है। बत्तीसी की बात करें, अगर हड्डी उतनी प्रॉपर है तो अच्छी स्टेबिलिटी आती है, लॉन्ग टर्म उसका चलता है रिजल्ट। लेकिन किसी की हड्डी बहुत घुली हुई है, मतलब घिस चुकी है, तो उसमें एडेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है। तो डेंचर बनता भी है तो उनका लूज़ होता है, और ये आम तौर पर प्रैक्टिस में आप देखें कि 1-2 साल तो अच्छी चीज़ रहती है, उसके बाद पेशेंट कंप्लेंट करता है कि साहब लूज़ हो गया। एक्चुअली डेंचर लूज़ नहीं हुआ है, जिस बेस को यूज़ करके आपका वो बना था
वो हड्डी अब घुल गई एज के अकॉर्डिंग, तो वो नाक उसका कम हो गया, तो अब उधर स्पेस आ गया, स्पेस एयर आई, और मुंह में तो सलाइवा है, पानी है, पानी तो वैसे ही हर चीज अंदर को जाएगा। काट देती है, तो उससे वो जब उसकी स्टेबिलिटी नहीं बनती, तो ये सब चीजें होती तो मतलब सजेस्ट करते हैं आप कि बिल्कुल। अगर ओल्ड एज में है, मैंने आपको कहा, दांतों की अगर प्रॉब्लम आपको- है तो आप दांत लगा सकते अगर हैं। आपके दांत नहीं है तो आप चबाएंगे कैसे? जो दांतों का काम है वो हाथों को करना पड़ेगा, सही और जब हाथ करेगी तो और दूसरी चीजें होनी ही होनी है। भाई हाथों का काम अपना है, उसको डाइजेस्ट करने का है, उससे जूसेस सीक्रेट करना है, जिससे हमको सारी चीज मिले, हार्मोन्स ग्रोथ हो, एक्सक्रीट भी करना है, उसको मल भी निकालना है। लेकिन अगर दांतों का काम अब दूसरा, अगर जैसे हमारा काम अगर आप करेंगे तो कैसे हो पाएगा? सही बात है। फिलिंग अगर मैं आपसे कहूँ करने बॉडी के लिए, हर पार्ट का तो काम आप एक अलग-अलग। रफली तो कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आपको नहीं मालूम कि कितने एमएम इसको ड्रिल करना है, कितना है। या जैसे आपकी फील्ड है, आप पोस्टकार्ड कर रही हैं और मुझसे प्रश्न कर रही हैं, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी फील्ड है, आपको क्या सवाल पूछना है, क्या आम दर्शकों की रिक्वायरमेंट है, क्या सवाल पूछने हैं, तो सबकी अपनी फील्ड होती है। तो देखिए, दांतों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और यही वजह थी कि आज हमने डॉक्टर रोहित को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया था, ताकि ये जो समस्या है इसका समाधान निकल सके। और जैसा कि हर उम्र के लोगों को दांतों की समस्या होती है, और हर उम्र के लोगों को के बारे में उन्होंने बताया भी, बच्चों के लिए भी बताया, टीनेजर्स के लिए भी बताया, बुज़ुर्गों के लिए भी बताया। तो मुझे लगता है आज जिन जिन लोगों को इस तरह की समस्या होगी, उससे 2-4 हो रहे होंगे, उनको ज़रूर समाधान इसका निकला होगा, इनका मिला होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो जो डॉक्टर रोहित ने बताया है उनको हमको आगे सबसे पहले तो ये स्वच्छ अभियान जो आपका है, ये गवर्नमेंट का भी है एक तरह से ना, आपने बताया गवर्नमेंट का भी है, आयाम किया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया है आम जनमानस से कि आप उसको रखें, लेकिन अभी इस पे सच कोई गवर्नमेंट के थ्रू वर्क तो नहीं है। बाकी सफाई के साथ साथ मुंह की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से आप कई सारे रोगों से भी बच सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया गया था कि एक नहीं कई रोग हो सकते हैं अगर आपके दांत सही नहीं है। तो डॉक्टर रोहित, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बात बताई। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए आप भी, और अपनी मुस्कान बनाए रखिए। हो सकता है आपकी मुस्कान किसी के लिए कोई खुशी बन जाए। तो अगले एपिसोड में फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।